नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव के केस में आज मैं जो रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जो खुलासा करने जा रहा हूं और जो बताने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर अनुराग की हत्या की प्लानिंग करने में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्होंने मिल करके अनुराग की हत्या की प्लानिंग रची है और अनुराग की हत्या हुई। जी हाँ, अनुराग की जिस तरह से हत्या नहीं की जाएगी, उसे जघन्य हत्या कही जाएगी। जिस तरह से निर्मम हत्या की गई अनुराग की, तो उसके पीछे आप जानते हैं कि गिरफ्तारी में लालता का परिवार जो है, चाहे उसका बेटा रमेश, राजेश जो दरोगा था, लालमोहन और राजकुमार के दो बेटे गिरफ्तार थे। ऐसे में राजकुमार भी जो है वो भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया, जब बेटियों ने, अनुराग की बहनों ने आरोप लगाया कि राजकुमार धमकियां दे रहा है जान से मारने की। उसके बाद वो गिरफ्तार हो गया। ऐसे में कौन लोग हैं जो कि इस पूरी घटना में प्लानिंग रचे थे, क्योंकि अभी तक मुख्य साजिशकर्ता में एक ही नाम आ रहा था, राजेश का। राजेश जो कि दरोगा था, जो मवाना थाने में तैनात था, अंडर ट्रेनिंग था वो अभी, और राजेश का नाम साजिशकर्ता के रूप में आया। उसकी जो सीडीआर रिपोर्ट आई, उस सीडीआर रिपोर्ट ने कई खुलासे कर दिए हैं और कई लोगों के नाम इस मामले में सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। कई और लोगों के तार जो है अनुराग की हत्या के मामले से सीधा सीधा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग के पिता ने सीडीआर रिपोर्ट जब देखी तो उनके भी होश उड़ गए। पहले तो उन्होंने सीडीआर रिपोर्ट में सिर्फ यही देखा था कि पुलिस ने भी जो कहा कि हाँ, रमेश से जो है उसकी बात हुई थी, रमेश से लगातार जो है उसका भाई राजेश वो जो है टच में था घटना वाले दिन, और सुबह भी और शाम को भी कई बार उसने जो है अपने भाई से बात की थी। लेकिन और परिवार का कौन ऐसा सदस्य था जो कि पुलिस की निगाहों से बचा रहा, जो कि लगातार घटना के एक दिन पहले भी, जी हाँ, 30 तारीख को ये घटना होती है, दीपावली के ठीक एक दिन पहले, और उसके एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को राजेश से बात होती है, दरोगा राजेश से, परिवार के उस सदस्य से बात हुई होती है, और साथ ही 30 तारीख को भी कई बार बात होती है। और बात ना सिर्फ 1-2 मिनट, बल्कि बात कई बार 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के करीब लगातार जो है वो फ़ोन पे बात हुई है। कई बार राजेश ने भी कॉल किए और कई बार परिवार के उस सदस्य ने भी कॉल किए। तो जब पिता रामजीत ने ये देखा कि हाँ, लगातार जो है परिवार का ये सदस्य भी राजेश से टच में था, जो राजेश दरोगा है, तो पिता रामजीत यादव को समझते हुए देरी नहीं लगी कि कहीं ना कहीं सबने मिल करके पूरी एक प्लानिंग की और किस तरह से यह शख्स जो है वो सलाखों से अब तक बचा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश के चाचा, यानी रमेश और राजेश के जो चाचा, जो अभी तक पुलिस प्रशासन से दूर थे लेकिन अब सलाखों के पीछे पहुंच गए, जिससे परिवार को डर था। वही राजकुमार अब जो है, परिवार को कैसे ये पता चला कि हाँ, राजकुमार जो है वो भी इस घटना के षड्यंत्र में शामिल रहा होगा। पहले परिवार ने राजकुमार के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी थी, क्योंकि परिवार को ये लगा था कि राजकुमार उस दिन घटनास्थल पे नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल नहीं रहा होगा। लेकिन जब धमकियां मिलनी शुरू हुई तो उसके बाद परिवार के होश भी उड़े और उन्हें यह लगा कि शायद राजकुमार का बेटा सलाखों के पीछे है, तो उस वजह से राजकुमार धमकियां दे रहा होगा। लेकिन जब पिता रामजीत ने वो सीडीआर देखी दरोगा राजेश की, तो हैरान हो गए। उन्हें समझते ये देरी नहीं लगी कि राजकुमार भी इस पूरे घटनाक्रम में साजिशकर्ता के रूप में शामिल था और खुद को कैसे जो है वो पुलिस से बचा करके अब तक रखे हुआ था। क्या कुछ कहना है पिता का, और इसको लेकर के पिता अब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, पुलिस अधीक्षक से मिलकर के किस तरह की गुहार लगाने वाले हैं, और क्या पुलिस उनकी सुनेगी, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी, क्या राजकुमार का बचना इस केस में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक राजकुमार को सिर्फ धमकी देने के मामले में अरेस्ट किया गया, उसके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं उसे जल्दी बेल भी मिल सकती है, वो छूट भी सकता है। लेकिन अब जिस तरह से सीडीआर रिपोर्ट में पिता ने पूरी डिटेल निकाल दी है, वो डिटेल हम आपको दिखाएंगे और आप भी देख करके हैरान हो जाएंगे, और आपको भी समझते देरी नहीं लगेगी कि आखिर ये परिवार किस तरह से मिल करके ये पूरे लोग अनुराग की हत्या की साजिश रचे हुए थे। क्या कुछ कहना है पिता का, हम परिवार के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं और पूरी वो सीडीआर रिपोर्ट दिखाते हैं और सब कुछ आपको दिखाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट जो पिता ने इकट्ठा कर रखा है अपने बेटे अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए, जो कुछ साक्ष्य उन्होंने इकट्ठा किए हैं, वो सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ अनुराग के पिता हैं और आज इनके घर पे हम मौजूद हैं और एक नया खुलासा, एक नया अपडेट अनुराग केस में आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजकुमार है, जो लगातार परिवार को धमकियां दे रहा था, लालता और लालमोहन और राजेश रमेश के गिरफ्तार होने के बाद जो लगातार धमकियां दे रहा था परिवार को कि हाँ, स्वाति जो है और आराधना जो है उनकी जान को खतरा था। तो जैसे ही परिवार एसपी के पास पहुंचता है, 24 घंटे के अंदर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ जो है राजकुमार को अरेस्ट करवा लेते हैं और परिवार को जो है सुरक्षा मुहैया करा दी है। ऐसे में जो सीडीआर रिपोर्ट है,
है ये सामने आई है। सीडीआर रिपोर्ट राजेश की है। राजेश जो कि दरोगा था, लालता का बेटा है, और ये राजेश की सीडीआर रिपोर्ट जो आई, इसने ही ये खुलासा किया कि राजेश जो है लगातार, चाहे घटना के दिन हो, चाहे घटना के पहले के दिन हो, चाहे घटना के बाद, लगातार रमेश से टच में था। जो रमेश जिसने तलवार से अनुराग की गला काट करके निर्मम हत्या की। लेकिन इसी सीडीआर रिपोर्ट ने एक और खुलासा किया है कि वो लगातार जो है, राजकुमार भी कहीं ना कहीं राजेश से टच में था, और राजेश से घटना के एक दिन पहले से बात कर रहा था, और घटना वाले दिन भी राजकुमार ने जो है राजेश से कई बार फ़ोन किए हैं, कई बार बात किया है। और ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, और इसको हमने मार्क भी कर दिया है मार्कर से, ताकि आप देख सकें। और नंबर राजेश का है, और राजेश के नंबर से कॉल आई भी है, और राजकुमार के नंबर से जो है कॉल राजेश के नंबर पे गई है। तो साफ तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बारे में जो प्लानिंग रची गई थी अनुराग की हत्या को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं राजकुमार को भी पहले से ही जानकारी रही होगी, और राजकुमार ने भी संभवतः जो है पूरी इस प्लानिंग में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में, जिस तरह से राजेश का नाम आया है, तो राजेश का साथ राजकुमार ने भी दिया होगा। हमारे साथ बात करने के अनुराग के पिता हैं। चाचा, ये पूरी सीडीआर रिपोर्ट आई, आपने इसको देखा, पहले तो ध्यान नहीं रहा होगा कि राजकुमार से बात हुई होगी? नहीं नहीं, पहले हमने ध्यान नहीं दिया, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। जब ये धमकी उनकी दिए और जब ये गिरफ्तार हुए, तो मैंने सीडीआर रिपोर्ट को देखना शुरू किया। तो उसमें से राजकुमार के नंबर पे कॉल इन रोमिंग, ये इनकमिंग कॉल है, ये रोमिंग में थे। और ये देखिए 19 तारीख को 109 बार कॉल आई है इनके नंबर पे, 109 बार। और उसके बाद से देखिए ये है, ये 30 तारीख की सीडीआर रिपोर्ट है। 30 तारीख यानी घटना के दिन की? जी, 30 तारीख को ये शाम को 6 बजे, शाम का, सुबह का से शुरू करते हैं। ये 19, 18, 19 और ये 20, ये 21, मतलब कई बार, मतलब 30 तारीख को जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी देखिए कई बार जो है, तस्वीरें आप देखिएगा, कई बार जो है राजकुमार ने राजेश से बात की है। राजेश से राजकुमार ने कई बार जो है कॉल किया है, और तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर सीडीआर रिपोर्ट की दिखाएंगे। जो सीडीआर रिपोर्ट बड़ा खुलासा कर रही है कि हाँ, राजकुमार जो है लगातार टच में था राजेश के, राजेश जो कि दरोगा था जी। और ये देखिए कॉल इनकमिंग, और ये आई है, ये वहाँ से मवाना में, हाँ, मतलब मवाना कॉल किया गया था। हाँ, इनकमिंग है। 689 बार 7:11 पे, और 6:26 पे कॉल गई थी, और 7:15 बजे घटना हुई है, और 7:11 मुझे लगता है कि ये सेकंड होगा, 689 सेकंड बात हुई होगी इस टाइम पे, इतने सेकंड जो है बात हुई है। तो तस्वीरें आप देखिए कि मतलब कितने बजे जो है, कितने मिनट, कई बार जो है कॉल जो है राजकुमार ने की है, और राजकुमार के पास राजेश की भी कॉल आई है। 29 तारीख को भी कॉल आई थी चाचा, एक आप जो सीडीआर रिपोर्ट दिखा रहे थे वो 29 तारीख वाली दिखाइएगा। 29 तारीख को भी, जी हाँ, 29 तारीख यानी घटना के एक दिन पहले 29 तारीख को भी अगर आप देखेंगे तो 29 तारीख को 7:07:51 पे जो है वो राजेश के नंबर पे कॉल आई है राजकुमार की। तो राजकुमार की कॉल 29 तारीख को भी, मतलब जिस दिन घटना हुई थी उसके एक दिन पहले शाम को जो है राजकुमार जो है बात करता है राजेश से फ़ोन करके। और क्या कुछ बात हुई होगी ये तो जब पुलिस कड़ाई से जांच करेगी तभी खुल के सामने आएगा। लेकिन सीडीआर रिपोर्ट जब सामने आई और जब देखा इन्होंने कि हाँ, इसमें तो राजकुमार ने भी बात किया है कई नंबरों पे, तो कई बार जो है फ़ोन किया है राजकुमार ने, तो कहीं ना कहीं इनका भी माथा सनक गया। चाचा, देखने के बाद लग रहा है कि ये पूरी प्लानिंग में जो है राजकुमार भी शामिल होगा? जी बिल्कुल, बेशक बेशक, ये जांच का विषय है, और प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करके ये क्लियर करें, और राजकुमार भी बाहर न आने पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये संलिप्तता दिखाई है, उसमें जो है रुचि रखते हैं, और इनके परिवार की ही बात है, तो जाहिर सी बात है ये भी शामिल हैं। अच्छा, उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन तो राजकुमार यहाँ से गायब हो गया लगातार, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि हाँ वो इसीलिए भाग गया था कि हाँ बाहर से जो है पूरा मैनेज कर ले। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा था ना वो बहुत शातिर हैं, और शातिर हैं तो देखिए ना, ये रोमिंग में है, यूपी में नहीं थे, रोमिंग में है, लेकिन लगातार टच में है, घटना के बाद भी, घटना से पहले भी। ये देखिए, घटना से पहले भी टच में है, घटना के बाद भी। तो क्या लगता है अगर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करेगी
तो राजकुमार भी कहीं ना कहीं ये लग जाएगा कि हाँ, मुख्य साजिशकर्ता में राजेश के साथ राजकुमार भी शामिल है। ये लोगों ने कहीं ना कहीं लगता है कि ये प्लानिंग की होगी कि हाँ, मैं हूँ और मैं बाहर हट जाता हूँ, फिर ये हत्या होगी, तुम वहाँ से संभालना क्योंकि तुम दरोगा हो, तुम वहाँ से मैनेज करना और मैं बाहर से अगर इधर कुछ होता है तो मैं केस वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है इन लोग का प्लान। जी बिल्कुल, राजकुमार पत्रकारिता भी करते थे। अच्छा, पत्रकार भी थे। जी, पत्रकार भी थे और लखनऊ में ही इनका सब कुछ था। अच्छा। दोस्त यार इनके पत्रकार थे और संयोग देखिए कि इनका भतीजा काट के भागता है जब मेरे बेटे को, तो लखनऊ ही जाके सरेंडर करता है। लखनऊ ही सरेंडर, वो भी मीडिया के सामने करता है। अब आप सोचिए, कोई आम इंसान मर्डर करेगा, धोखे से झटके से कुछ होता है तो वो समझ नहीं पाएगा मैं कहाँ जाऊँ, और ये लोग यहाँ से सर धड़ से अलग करते हैं और सीधे लखनऊ जाते हैं। और शातिरपना देखिए इनका कि पेशेवर कातिल के जैसे ये पहले से प्री प्लान करके सारी चीज़ों का आकलन करके लखनऊ मीडिया के साथ सरेंडर होते हैं कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यहाँ बिल्कुल देखिए एक बड़ा खुलासा जो है कर रहे हैं अनुराग के पिताजी कि राजकुमार जो है वो पत्रकार भी था और लखनऊ में कुछ मीडिया कर्मी उनके दोस्त थे और उसी के फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पहुँचता है और वहाँ पे रमेश जो है वो सरेंडर करता है ताकि वो मुठभेड़ से बच जाए। जो पुलिस मुठभेड़ दिखाती है, इनकाउंटर करती है, उसे बचने के लिए उसने किया है सब। जी बिल्कुल, और मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उस दिन का इनका CDR निकाला जाए, पर्सनल राजकुमार किन किन नंबरों पर राजकुमार ने बात किया है, तो ये क्लियर हो जाएगा। और मैं इसको लेकर एसओ साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ ये चीज़ों को लेकर मैं कल जाने वाला हूँ और जाऊँगा ज़रूर भैया। इसलिए कि अभी तक तो मैं एकदम रोने में परेशान था, मेरे अंदर इतनी चालाकियाँ नहीं, लेकिन अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं यार, एक बार धोखा खा चुका हूँ, मैं अपनी बच्चियों को खोना नहीं चाहता। और ये राजकुमार कितनी आसानी से कह गए उस दिन, मुझे पता नहीं है। मैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेने आया था। आपका पूरा परिवार जेल में बंद है, आप नौकरी के सिलसिले में करेक्टर सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हो, पॉसिबल है ये? बिल्कुल नहीं। और राजकुमार सिखा रहे हैं कहानी। तो भैया कितना भी सातिर बन जाओ, लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मैं तो कानून पे, प्रशासन पे भरोसा करके इतनी बड़ी घटना सहने के बाद भी मैं बैठा हूँ, रोता हूँ, और आप 2 सेकंड में कह देते हो कि ये सब झूठा है, मतलब प्रशासन झूठा है। आप उंगली उठा रहे हो प्रशासन के ऊपर, मतलब आप किसी को नहीं मानते, ना इंसानियत मानते हो, ना मानवता मानते हो, ना कानून मानते हो। लेकिन मैं तो मानता हूँ और मानता रहूँगा। जिस तरह से आप गए और जिस तरह से जो नए एसपी आए हुए हैं उनसे आपने मुलाकात की और तुरंत उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई और साथ ही राजकुमार की गिरफ्तारी भी करवा दी, तो अब इस सिलसिले में आप जाएंगे, मुलाकात करेंगे, क्या लगता है कि हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से कप्तान सुन रहे हैं, जरूर कार्रवाई इस पे ध्यान देंगे और जांच कराएंगे और जांच करने के बाद निश्चित कहीं ना कहीं और जो है मामला खुल करके सामने आएगा कि राजकुमार कितने संलिप्त है। जी बिल्कुल, और मुझे भरोसा शुरू से रहा है, आज भी है। और मैंने हमेशा निवेदन किया है कि सर जी आप लोग उस काबिल हो, ईश्वर ने आपको वहाँ पहुँचाया है, आपने मेहनत किया है, आपके माँ बाप ने बहुत पुण्य कमाया होगा, तो इस गरीब की ऐसी बात नहीं, कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं चलेगा राजकुमार का, सिर्फ सोर्स ही नहीं चलेगा, इस गरीब की भी सुनी जाएगी। क्योंकि बाबा जी कहते हैं ना, भय मुक्त प्रदेश, तो मैं भय में जीऊँगा, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बाबा जी मुझे भय में जीने देंगे। न्याय होगा, थोड़ा देर है, लेकिन ऐसा नहीं कप्तान साहब नहीं सुनेंगे। आप एक बात और बता रहे थे कि राजकुमार के घर का नाम जो है लोग गांव में से मैनेजर बुलाते थे, मैनेजर पीछे क्या कुछ था? भैया कुछ भी होता था तो बोलता था मैं मैनेज करूँगा। अच्छा। हाँ, बोलता था कुछ भी हो वो मैं मैनेज कर लूँगा, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए उसका नाम लोग मैनेजर रख दिए हैं कि मैनेज करता है। वो बिल्डिंग देखिए अभी खड़ी है ना, मैनेज किया हुआ है। क्या दम है मुकदमे में? फिलहाल मुझे किसी से शिकायत नहीं है, इल्ज़ाम नहीं लगाना है, मुझे निवेदन करना है सिर्फ। लेकिन जिस तरह से मैनेज करने की फिराक में वो था, तो कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट जो था वो फेल होता चला गया, क्योंकि वो भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है, क्योंकि उसे ये पूरा भरोसा रहा होगा कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, मैं बाहर से रहूंगा और बाहर से सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरह से सख्त है और अब वो भी सलाखों के पीछे है, तो कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट फेल हो रहा है। जी बिल्कुल फेल हो रहा है, और मैं चाहता भी नहीं था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नहीं यार, वो आदमी नहीं था, मैं उसका नाम नहीं डालूंगा। मुझे चालाकी नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। मेरे साथ जो हुआ हुआ, कानून प्रशासन देखेगा। लेकिन जब ये धमकियां देने लगे भैया, तो मजबूरी मुझे जाना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ही की सुनी जाएगी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों की भी सुनते हैं, और सुनी गई मेरी बात। पहले भी सुनी गई थी, आज भी सुनी गई, और उम्मीद करता हूँ कि
कानून प्रशासन गरीबों की भी सुनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये परिवार कितना अच्छा है, ये बिना वजह का उसे फँसाना भी नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने तहरीर में उसका ज़िक्र भी नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से जब इनके सामने ये सीडीआर रिपोर्ट आती है, उसके पहले जब राजकुमार धमकी देता है बेटियों को लेकर के, आराधना और स्वाति को लेकर के, तो उसके बाद जब ये एसपी से गुहार लगाते हैं, उसके बाद जब इनका माथा सनकता है, सीडीआर रिपोर्ट जब ये देखते हैं कि हाँ, इसमें तो कई बार राजकुमार ने भी बात की, तो कहीं न कहीं इनको ये आसानी से अंदाज़ा लग जाता है कि राजकुमार ने भी जो है पूरी प्लानिंग रची है। इस पूरे घटनाक्रम में राजेश के साथ जो है राजकुमार ने भी कहीं न कहीं साजिश कर्ता के रूप में अहम भूमिका निभाई है। तो अब इसको लेकर के ये एसपी से मिलेंगे और गुहार लगाएँगे कि कड़ाई से इसमें पूछताछ की जाए। राजकुमार से परिवार को खतरा है और निश्चित तौर पे अगर पुलिस जाँच करेगी, जिस तरह से अभी पुलिस प्रशासन इनका साथ दे रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो एसपी हैं, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करवाया, तो निश्चित तौर पे इस परिवार की वो सुनेंगे और जाँच करवाएँगे तो जाँच में निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये खुल कर के सामने आ जाएगा कि राजकुमार जो है वो इस पूरे साजिश में शामिल था। फिलहाल अब ये पुलिस के जाँच के ऊपर है। कल परिवार जाएगा और एसपी से मिलेगा और क्या कुछ उसके बाद होगा, हम आपको पूरी अपडेट ज़रूर देंगे।